माय डियर स्टूडेंट, पहले तो मेरा नई साल के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जो है इंटर क्लास के जितने भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बहुमूल्य क्वेश्चन हैं उन सबको एक दो वीडियो में क्लियर करूंगा। उन्हें अच्छे से तैयार करना। तो सबसे पहले जो चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोललता से क्या संबंध है, और इसका आंसर भी दे रखा है यहाँ पे। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, पराशर दाब को उदाहरण द्वारा समझाइए, या कह सकते हैं पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पराशर दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इसका उत्तर दे रखा है और एग्जाम्पल को शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो पहला इसमें मोलंस, दूसरा मोललता है, तीसरा मोलरता है और चौथा द्रव्यमान प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 5 अंक का आता है। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। तनु विलयनों के लिए अथवा करके तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम को परिभाषित कीजिए और संबंधित सूत्र के व्यंजक को लिखिए। इसकी एक सीमा का उल्लेख कीजिए। इसमें दूसरा पॉइंट है इसका, विलयन के वाष्प दाब तथा विलेय पदार्थ के अणुभार यानी द्रव्यमान में संबंध बताइए। अगला प्रश्न है, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारानुसार, ये पूरा प्रश्न है, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, फॉर्मूला दे रखा है इसका C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है, H2SO4 का एक नमूना 94% W/B है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम ml इनवर्स है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। H बराबर 1 है, O बराबर 16, S बराबर 32 है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 अंक का, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अथवा किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अथवा इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी लिखिए। अथवा इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को उदाहरण सहित समझाइए।
अगला प्रश्न है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, समझाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम का दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए अनुप्रयोग लिखिए। इस चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्न भी हैं जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, यानी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हमें अभिक्रिया दे रखी है, जेड अर्ध सेल जेड दो धनायन, इसका जो मोलर सांद्रण है वो 1 है। ये पूर्ण सेल Cu पे दो धनायन और अर्ध सेल Cu। तो इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल है आ सकता है। ऐसे ही सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें दोनों मोलर सांद्रण सेम है, तो डायरेक्ट हम ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल, ई राइट और ई लेफ्ट लगा के कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें प्रश्न में तीसरे में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। कुछ इस टाइप से भी प्रश्न आ सकता है, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। अभिक्रिया जेड सॉलिड Cu दो धनायन एरो जेड दो धनायन प्लस Cu सॉलिड। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी n का वैल्यू 2 है, फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा मानक G बराबर माइनस एन एफ मानक ई सेल, तो ये वाला कंडीशन बन जाएगा इसमें। कुछ इस तरह से भी न्यूमेरिकल आ सकता है कोलराउस नियम से संबंधित। ये जो प्रश्न है इसमें हमारा अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं हमें, तो तब जो है ये नस्ट इक्वेशन प्रयोग करेंगे, नस्ट इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगत की। तो 2 अंक का प्रश्न है, अपक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, अपक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी समझाना है। अब निम्नलिखित अपक्रिया के लिए अपक्रिया का औसत वेग बताइए। तो अपक्रिया का औसत वेग ज्ञात करने के लिए जो हमारे अभिकारक होते हैं उनके लिए माइनस यूज करते हैं, उत्पाद होते हैं उनके लिए प्लस चिन्ह यूज करते हैं, जैसा कि देख पा रहे हो। प्रथम कोटि की अपक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। आभासी एकाणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से ध्यान करना। अपक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग हर साल आता है। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अवक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। शून्य कोटि की अवक्रिया का एक उदाहरण तथा इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। शून्य कोटि की अवक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए और इन अवक्रियाओं के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रथम कोटि की अवक्रिया की व्याख्या कीजिए एवं शून्य कोटि की अवक्रिया में अंतर समझाते हुए प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इस तरह से ये प्रथम कोटि अवक्रिया का गतिक समीकरण निकल आता है। प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। एक प्रथम कोटि की अवक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो अवक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। किसी प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अवक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगे समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। अथवा इस तरह से कह सकते हैं, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का 99.9% अवक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अवक्रिया के पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अथवा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। प्रथम कोटि की अवक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अवक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। जबकि हमें log 2 का वैल्यू दे रखा है 0.3010। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न मैंने जो है क्लास में करा रखे, जहाँ दिक्कत आए पूछ सकते हो। एक प्रथम कोटि की अवक्रिया का आधा भाग यानी 50%